घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड की कहानी फ्लैशबैक में शुरू करेंगे। ये बात है 31 जनवरी 2018 की। जगह थी तेहरान का एक सीक्रेट वेयर हाउस। आधी रात होने में अभी डेढ़ घंटे की देर थी जब दबे पांव कुछ लोग इस वेयर हाउस में दाखिल हुए। इन्हें एक बहुत मुश्किल और हाई प्रोफाइल चोरी के लिए भेजा गया था। थ्रिलर फिल्मों में देखा होगा आपने, खास कॉम्बिनेशन वाली अलमारियां होती हैं जिन्हें खोलना बहुत मुश्किल होता है। इन चोरों को पहले वेयरहाउस में लगे अलार्म डिसेबल करने थे, फिर वहां के 2 दरवाजे तोड़ने थे, फिर अंदर दाखिल होकर वहां रखी 32 अलमारियां तोड़नी थी, वो भी सुबह 5 बजे तक, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले गार्ड्स 7 बजे ड्यूटी पर पहुंच जाते। गार्ड्स के पहुंचने तक इन चोरों को काम निपटा कर बॉर्डर लांघ जाना था। चोर अपने साथ लाए थे लेजर टॉर्च। इन टॉर्चों से पैदा हुई करीब 3500 डिग्री की गर्मी इसने दरवाजों को गला दिया, अलमारियों का गेट पिघला दिया। ठीक 6 घंटे और 29 मिनट के भीतर इन चोरों ने उन 32 अलमारियों में रखा आधा टन सामान इकट्ठा किया और 5 बजे तक वेयरहाउस से निकल गए। कौन थे ये लोग, क्या चुराया था इन्होंने? इस सवाल का जवाब मिला 30 अप्रैल 2018 को। कहां? तेहरान से करीब 1900 किलोमीटर दूर तेल अवीव में। इस रोज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टीवी कैमरों के आगे आए। उन्होंने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ईरान में घुसकर उसकी जान से प्यारी एक चीज उड़ा लाए हैं। क्या चुराया था मोसाद ने? इन्होंने चुराए थे 5000 टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, 183 डिस्क्स जिनमें वीडियोज और गुप्त नक्शे थे। ये सारे दस्तावेज जुड़े थे प्रोजेक्ट अमाद से। क्या था ये अमाद? यूं तो अमाद पैगंबर मोहम्मद के कई नामों में से एक है, मगर ईरान ने यह नाम दिया था अपने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान को। उस रोज नेतन्याहू ने कैमरों के आगे एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस भाषण की 81वीं लाइन में नेतन्याहू ने लिया एक नाम, डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह, ईरान के प्रोजेक्ट अमाद के चीफ। ये नाम लेने के बाद अगली पंक्ति में नेतन्याहू ने कहा, रिमेंबर दैट नेम फखरीजादेह। हमको नेतन्याहू की कही ये बात क्यों याद आई? क्योंकि पिछले 3 रोज से दुनिया यही नाम ले रही है, फखरीजादेह, इसलिए कि 28 नवंबर को फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। यह हत्या बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई। हुआ यह कि 28 नवंबर को फखरीजादेह अपनी पत्नी के साथ तेहरान में अपनी ससुराल जा रहे थे। उनकी ससुराल अब 60 शहर में है। फखरीजादेह की कार के आगे और पीछे सिक्योरिटी का काफिला था। रास्ते में एक गोलंबर आया। फखरीजादेह के आगे चल रही कार गोलंबर पर मुड़ी। इससे पहले कि फखरीजादेह की कार टर्न लेती, वहां पास में सड़क किनारे एक खाली कार में जोर का धमाका हुआ। ब्लास्ट के कारण फखरीजादेह की कार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और सड़क पर रुक गई। ठीक इसी वक्त न जाने कहां से एक कार और 4 बाइक्स प्रकट हुई। इन पर करीब 12 हथियारबंद हमलावर थे। इन्होंने फखरीजादेह और उनके पीछे आ रही प्रोटेक्शन टीम की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर हमलावरों ने फखरीजादेह को उनकी कार से निकालकर गोली मारी। इसके बाद वो सभी 12 हमलावर जिस तरह अचानक से प्रकट हुए थे, वैसे ही गायब भी हो गए। यह हमला सुनियोजित था। हमलावरों को फखरीजादेह का पूरा रूट मालूम था। वो घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। हमला करने से ऐन पहले उस पूरे इलाके की बिजली उड़ा दी गई थी। सड़क किनारे लगे कैमरे ऑफ कर दिए गए थे। जब तक एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फखरीजादेह को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पहुंचता, वो मर चुके थे। हमले के स्टाइल से जुड़ी कुछ और भी कहानियां तैर रही हैं। मसलन ईरान की एक न्यूज एजेंसी है फार्स। इसका कहना है कि यह पूरा ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल से हुआ, वो भी बस 3 मिनट के भीतर। इस रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादेह के आगे चल रही सिक्योरिटी कार इंस्पेक्शन के लिए थोड़ा आगे बढ़ गई थी। इतने में फखरीजादेह की कार पर गोलियां चलने लगी। ये गोलियां कोई इंसान नहीं चला रहा था, ये चल रही थी करीब 500 फीट दूर खड़ी एक कार से, जिसके ऊपर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक मशीन फिट थी। गोलियों की आवाज सुनकर फखरीजादेह कंफ्यूज हो गए। उन्हें कोई गोली चलाता हुआ दिखा नहीं, सो उन्होंने सोचा कि शायद उनकी कार में कुछ खराबी आई है। वो कार से बाहर निकले। इसी वक्त उस रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन ने उन्हें 3 गोलियां मारी
इसके बाद उस अटैकिंग कार में एक विस्फोट हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। ये कार जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, वो आदमी 29 अक्टूबर को ही ईरान छोड़कर जा चुका था। हत्या की स्टाइल, इसकी मॉडस ऑपरेंडी के कई संस्करण शेयर हो रहे हैं। ईरान की कुछ लोकल एजेंसीज के मुताबिक 62 लोगों के एक हिट स्क्वाड ने इस हत्या को अंजाम दिया। इनमें से 50 लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे, जबकि ग्राउंड पर इस असैसिनेशन को अंजाम दिया 12 लोगों की एक टीम ने। अब सवाल है कि फकरीज़ादेह को मारा क्यों गया? क्या करते थे वो कि उन्हें इस तरह टारगेट किया गया? फकरीज़ादेह प्रोफेसर थे। वो तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस यूनिवर्सिटी को समझिए ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं का सेंटर। इसी मिशन न्यूक्लियर वेपन का सबसे अहम किरदार थे फकरीज़ादेह। ईरान का आधिकारिक दावा है कि उसने न्यूक्लियर हथियार कभी चाहा ही नहीं। ईरान के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स जैसे सामूहिक तबाही के हथियार अनैतिक हैं, उसके आदर्शों के खिलाफ हैं। ईरान का दावा है कि वो केवल न्यूक्लियर एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहता है, मगर ईरान के इन दावों पर ना तो पश्चिमी देशों को एतबार था, न ही ईरान के कट्टर दुश्मन सऊदी और इजराइल को। सऊदी और इजराइल का दावा था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने में लगा है। इसी सीक्रेट वेपन प्रोग्राम का नाम है अमाद, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड की शुरुआत में बताया था। इसी प्रोजेक्ट अमाद के चीफ थे फकरीज़ादेह। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IAEA। पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम है न्यूक्लियर एनर्जी के मिलिट्री इस्तेमाल पर रोक लगाना। IAEA के मुताबिक 2003 के आसपास आकर ईरान ने प्रोजेक्ट अमाद को बंद कर दिया, मगर 2018 में मोसाद द्वारा चुराए गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट से पता चला कि ईरान अब भी इस प्रोग्राम को डेवलप करने में लगा है। इस काम को अंजाम दे रहा है SPND नाम का एक संगठन। यह SPND ईरान के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस SPND के भी चीफ थे फकरीज़ादेह। फकरीज़ादेह की मौत का क्या असर होगा ईरान पर? यह समझिए कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल थे। उन्हें किसी भी और इंसान से ज्यादा जानकारी थी उसकी। उनकी हत्या ईरान के लिए वैसी ही है जैसे कुद्स फोर्स के चीफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। इन नुकसानों की भरपाई नहीं हो सकती। अब सवाल है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए इतना मायने क्यों रखता है? इसका जवाब है हेगेमनी, यानी नायकत्व, सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होने की इच्छा, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की चाहत। ये ख्वाहिश रखने वाला मिडिल ईस्ट का अकेला देश नहीं है ईरान। सऊदी और इजराइल भी यही चाहते हैं। इसीलिए ईरान जितनी शिद्दत से न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, उसी शिद्दत से इजराइल और सऊदी उसके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। इन कोशिशों में सबसे आगे है इजराइल। ईरान का यही खतरा है जिसकी वजह से इजराइल और सऊदी अपनी दुश्मनी भी भुलाने को तैयार हैं। फकरीज़ादेह पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है जिनकी हत्या हुई हो। पहले भी कई ईरानी वैज्ञानिक मारे गए हैं। हत्याओं की यह श्रृंखला शुरू हुई 2010 में। इस साल पार्टिकल फिजिक्स के ईरानी एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी की हत्या हुई। इसी बरस माजिद शहरियार नाम के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का भी मर्डर हुआ। जिस रोज शहरियार का मर्डर हुआ, उसी दिन ईरानी अटॉमिक चीफ अब्बासी दवानी पर भी जानलेवा हमला हुआ। शहरियार और अब्बासी दोनों ही फकरीज़ादेह के सहयोगी थे। फिर 2011 में साइंटिस्ट दरियाश रेज़ाइनेजाद की हत्या हुई। 2012 में ईरान के नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्रतिष्ठान के डेप्यूटी हेड मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को भी मार डाला गया। इनके अलावा और भी कई साइंटिस्ट मारे गए, कईयों को अगवा भी किया गया। कौन है इन घटनाओं के पीछे? देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तब सबसे पहले उंगली उठती है इजराइल पर। फकरीज़ादेह की हत्या पर भी ईरान ने इजराइल का नाम लिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बोले कि ईरानी अधिकारियों को इस हत्या का बदला लेने की कसम खानी चाहिए। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि समय आने पर ईरान इस हत्या का जवाब देगा। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया। ईरान के इन आरोपों पर इजराइल हमेशा की तरह चुप है। उसने ना इनकार किया है ना स्वीकार किया है। उसने एहतियातन अपने सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी है। जर्मनी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उसने जो बाइडेन के आमद की याद दिलाकर ईरान को शांत कराने की कोशिश की, मगर जानकारों का कहना है कि शायद बाइडेन को ही ध्यान में रखकर फकरीज़ादेह की हत्या कर दी गई। कैसे? देखिए, बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे बाइडेन। ओबामा प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा हासिल थी 2015 में हुई ईरान न्यूक्लियर डील। ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को अलग कर दिया। अब ट्रंप की विदाई हो रही है। अगले राष्ट्रपति होंगे बाइडेन।
वो ईरान न्यूक्लियर डील को फिर जिंदा करना चाहते हैं। संभावना है कि अगर ईरान 2015 की डील में तय हुई शर्तें मानने को राजी हो तो बाइडेन उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हटा दें। जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश भी यही चाहते हैं, जबकि इजराइल और सऊदी इसके सख्त विरोधी हैं। बाइडेन की जीत के बाद नेतन्याहू ने कहा भी था कि ईरान न्यूक्लियर डील फिर से जिंदा नहीं होनी चाहिए। फिर पिछले दिनों खबर आई कि नेतन्याहू ने सऊदी जाकर क्राउन प्रिंस MBS से सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ ये तो नहीं पता, मगर इसके बाद ही फकीरजादे को मारा गया है। तो एंगल ये निकल रहा है कि इजराइल जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है, ताकि ईरान गुस्से में कोई कदम उठाए और बाइडेन के लिए तेहरान के साथ डिप्लोमेसी रिवाइव करना मुश्किल हो जाए। 2020 में ईरान पर कई हमले हुए हैं। साल शुरू हुआ ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या से। फिर ईरान के कई अहम ठिकानों पर मिस्टीरियस हमले हुए। इनकी वजह से ईरानी जनता में बहुत नाराजगी है। अगर ईरानी लीडरशिप ने कोई जवाबी कदम ना उठाया तो जनता की नज़रों में कमज़ोर दिखने का खतरा है। अगर इतने हमलों के बाद भी ईरानी नेतृत्व बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है, उनकी शर्तें मानता है, तब भी ईरानी जनता के बीच उनकी ना झुकने वाली छवि को नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर अगर सच में ही इजराइल ने फकीरजादे को मारा है तो उसने एक तीर से दो वार किए हैं। एक तरफ उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर किया, अपनी सबसे बड़ी असुरक्षा, सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को खत्म किया, साथ साथ ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की बाइडेन की कोशिशों को भी झटका लगाया। इजराइल वैसे भी अपने टारगेट्स को ठिकाने लगाने और बदला लेने के लिए कुख्यात रहा है। इससे जुड़ा एक मशहूर प्रसंग है म्यूनिक अटैक का। ये 5 सितंबर 1972 की बात है। जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। उस रोज ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने ओलंपिक विलेज पर हमला कर दिया। उन्होंने 11 इजरायली एथलीट्स को अगवा कर लिया। बंधकों की रिहाई के लिए जर्मनी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि सभी इजरायली हॉस्टेज मार डाले गए। उस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। उन्होंने म्यूनिक हमले का बदला लेने के लिए तैयार करवाया एक खास ऑपरेशन। इसका नाम था रॉथ ऑफ गॉड। पता है यह ऑपरेशन कितने सालों तक चला? पूरे 20 सालों तक। हर वो आदमी जो किसी ना किसी तरह म्यूनिक अटैक से जुड़ा था, इसका जिम्मेदार था, उन्हें खोज खोज कर ठिकाने लगाया गया। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे बैठे हों, भले उन्होंने आतंकवाद से किनारा क्यों ना कर लिया हो, मगर इजराइल ने चुन चुन कर सबको मारा। इस प्रकरण पर स्टीवन स्पीलबर्ग की एक बढ़िया फिल्म भी है, म्यूनिक। मन करे तो फिल्म देख लीजिएगा। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहां देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में कोशो बे नाम का एक गांव है। 28 नवंबर की दोपहर यहां एक भीषण नरसंहार हुआ। कुछ हथियारबंद लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर आए। इन्होंने खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला किया। इस अटैक में कम से कम 110 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक हमलावर कई महिलाओं को भी अगवा करके ले गए। कोशोबे गांव नाइजीरिया के हिंसा प्रभावित बोर्नो प्रांत में पड़ता है। यहां बोको हराम और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन काफी सक्रिय हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी इस ताजा नरसंहार की जिम्मेदारी नहीं ली है। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहां प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक आपत्तिजनक ट्वीट पर ऐतराज जताते हुए चीन से माफी मांगने को कहा था। यह मामला जुड़ा है चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के एक ट्वीट से। इसमें ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक अफगानिस्तानी नागरिक का गला काटते हुए दिखाया गया था। यह तस्वीर एडिटेड थी। इस पर नाराजगी जताते हुए पीएम मॉरिसन ने कहा कि चीनी सरकार अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे। चीन ने इस मांग को खारिज करते हुए उल्टा ऑस्ट्रेलिया से ही सॉरी कहने को कहा। तीसरी सुर्खी श्रीलंका से है। यहां राजधानी कोलंबो की महारा जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसा हुई। इसमें 8 कैदी मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए। इस हिंसा का कारण बना कोरोना। महारा जेल में खबर फैली कि किसी दूसरी जेल के कोरोना संक्रमित कैदियों को उनके यहां शिफ्ट किया गया है। इस खबर से नाराज कैदियों ने 29 नवंबर को जेल में दंगा कर दिया। कार्रवाई के नाम पर गार्ड्स ने कैदियों के ऊपर गोलियां चलाईं। श्रीलंका की जेलों में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। कई जेलों में कैदी टेस्टिंग और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 30 नवंबर। इस तारीख का संबंध एक राष्ट्रपति के मर्डर अटेम्प्ट से है। हमले में राष्ट्रपति तो जिंदा बच गया, लेकिन 8 लोगों की जान चली गई। हमले के 60 साल बाद सुनने में आया कि हत्या की उस कोशिश के पीछे
CIA का हाथ था। ये कहानी है इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर सुकर्णो की। उनका जन्म 1901 में हुआ। उस वक्त इंडोनेशिया कहलाता था डच ईस्ट इंडीज। ये डच सरकार की कॉलोनी थी। इंडोनेशिया को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष हुआ। उस फ्रीडम स्ट्रगल के एक नायक थे सुकर्णो। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आज़ाद हुआ। सुकर्णो देश के पहले राष्ट्रपति बने। कुछ समय बाद कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ। दुनिया सोवियत संघ और अमेरिका की खेमेबाजी में बढ़ गई। एक खेमे में शामिल होने का मतलब था दूसरे खेमे से बैर लेना। नए नए आज़ाद हुए कई मुल्क इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। ऐसे में न्यूट्रल रहने की थ्योरी अस्तित्व में आई। नेहरू और सुकर्णो में अच्छी दोस्ती थी। दोनों गुटनिरपेक्षता के समर्थक थे। इसी के तहत अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद बना। हालांकि इसी कोशिश में सुकर्णो ने दुश्मनी भी मोल ली, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि जो उसके साथ नहीं है वो दुश्मन है। इसी बैकग्राउंड में तारीख आई 30 नवंबर 1957। राष्ट्रपति सुकर्णो जकार्ता एक स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, भाषण दिया। जब वहां से निकलने लगे तो उनके ऊपर एक हैंड ग्रेनेड फेंके गए। इस हमले में 8 लोगों की तत्काल मौत हो गई, मगर सुकर्णो बच गए। सुकर्णो ने डच खुफिया एजेंटों पर हमले का आरोप लगाया, मगर यह आरोप कभी साबित नहीं हो सका। फिर आया 2017 का साल। इस बरस CIA के कुछ पुराने गोपनीय दस्तावेज डिक्लासिफाइड हुए। तब पता चला कि अमेरिका ने सुकर्णो समेत कई विदेशी नेताओं को गद्दी से हटाने की साजिश रची थी। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, हंसिए, खुश रहिए। अपनी खुशी और आराम के साथ साथ दूसरों के भी कंफर्ट का ख्याल रखिए। हम सब एक दूसरे की सोचे तो दुनिया और सुंदर बन जाएगी। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।